गुड मॉर्निंग टू ऑल। जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पुनः हम भारत के जो राज्यों का भौगोलिक अध्ययन हम कर रहे हैं उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि पूर्व के जितने भी वीडियोस राज्य के संदर्भ में हो, भारत की सामान्य जानकारी के संदर्भ में हो, भूगर्भीय संरचना के बारे में हो या आपके भौगोलिक जो वर्गीकरण है जो हमारा चल रहा है वो सब आपके समझ में आ रहा होगा। आज राज्यों की श्रृंखला के अंदर हमने भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनको लिया है और उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं वो भारत के लिए न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व के राज्यों को हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। सेवन सिस्टर्स इसलिए कहते हैं कि ये जो राज्य हैं 7 राज्य इसके अंदर हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इनकी एक दूसरे के ऊपर आर्थिक दृष्टिकोण से, अपवाह तंत्र के दृष्टिकोण से अत्यधिक निर्भरता है तथा परिवहन के दृष्टिकोण से भी शेष भारत से संबद्धता के दृष्टिकोण से ये जो 7 राज्य हैं ये अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इसलिए इनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अगर भारत से इसके एक दूसरे से एक तरह से कहें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसी को हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं और इस चिकन नेक के से ही जो उत्तरी पूर्वी राज्य है भारत की मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक जिसको कि हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, एक बड़ा सकड़ा जो 22 किलोमीटर का चौड़ाई का एक एरिया है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो सिलीगुड़ी जो यहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से संबंधित है, वहाँ से जुड़ा हुआ है या वहाँ पर ये स्थित है और इसके माध्यम से ही जो उत्तरी पूर्वी राज्य है वो शेष भारत से जुड़े हुए हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो है इसको हम चिकन नेक कहते हैं, इसी को हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं और यहाँ से जो शेष भारत से उत्तरी पूर्वी राज्यों का जो जुड़ाव है, जो संलग्नता है या यहाँ से हम एक दूसरे से संबंधित हैं। और ये जो एरिया है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो ये हमारे लिए जीके के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहाँ हम बात करें तो ये जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी जो सीमा है वो अधिकांश सीमा जो चाइना है उससे संबंध है। म्यांमार से भी इसकी सीमा जुड़ी हुई है और विगत कुछ दिनों के अंदर जो भारत और चाइना के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हुई है उस दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपको पता होना चाहिए, ये जो एरिया है इसको तवांग एरिया कहते हैं और चाइना इसके ऊपर अपना अधिकार जताता रहता है और भारत इसको अपना हिस्सा मानता भी है और है भी। और चूँकि ये जो एरिया है वो भूटान से जुड़ा हुआ है और यहाँ की जो सीमा है वो चाइना से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि भी पिछले कुछ दिनों से चाइना और भूटान के भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हुई है और वो इसलिए भी है क्योंकि चाइना इस तवांग एरिया को भारत से पृथक कर अपने में मिलाना चाहता है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के दृष्टिकोण से आपके जो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम जो है उसकी सीमाएं म्यांमार से लगी हुई हैं। मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से जुड़ी हुई है, जबकि जो त्रिपुरा है जो मैंने पहली क्लास हुई थी मैंने तब भी कहा था कि त्रिपुरा अपने 3 दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक तरफ वो भारत से जुड़ा हुआ है। साथ ही मैंने इसमें सामान्य जानकारी में आपको ये भी बताया है कि भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर किसी दूसरे देश से जुड़ी हुई है तो वो है बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश की सीमाएं आप यहाँ देख सकते हैं कि मिजोरम से जुड़ी हुई है, त्रिपुरा से जुड़ी हुई है, आसाम से है, मेघालय से है
और वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई है। तो इस तरह के सवाल आपसे जीके के अंदर विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है कौन कौन से जो देश हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भूटान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी जो है लगी हुई है। एक एक को हम यहाँ देख लें तो भूटान से इसकी जो सीमा है यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ चाइना से है और यहाँ म्यांमार से जुड़ी हुई है। नागालैंड की और जो मणिपुर है उसकी सीमा केवल म्यांमार से है और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से है। आसाम की हम बात करें तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आसाम की जो सीमा है वो भूटान से लगी हुई है और आप यहाँ देख सकते हैं कि इन चीज़ों से आपको जो एक मानचित्र के माध्यम से न केवल इंटर स्टेट जो बाउंड्री से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब जो आसाम है उसकी जो सीमा है वो उत्तरी पूर्व के जो सभी राज्य हैं उनसे संबंधित है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो अलग अलग जो स्टेट हैं उनकी बाउंड्रीज को हम देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है क्या मिजोरम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि ये नहीं जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अभी जैसे मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की तो जो चुम्बी वैली है जो कि बेसिकली चाइना के उसमें आती है और सिक्किम और जो भूटान वाला जो एरिया है वहाँ हमारे इस चुम्बी घाटी के दक्षिण के अंदर डोकलाम जो एरिया है जहाँ पर भारत की एक सैनिक टुकड़ी भी यहाँ रहती है। भारत के अधिकार क्षेत्र की बात है। तो इस डोकलाम के मामले में भी पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। तो इन चीज़ों को मानचित्र से याद करने से हमें चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब इस मानचित्र में हम देखें तो यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है, जो उत्तरी पूर्व का जो भारत का जो भाग है, इनके अंदर जो विभिन्न जो भौतिक स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है वो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो डाफला, आप गारो, खासी, जयंतिका, ये सब मेघालय के अंदर स्थित हैं। आपके मिकिर हिल्स हैं, आपके पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, बैरल रेंज है। तो ये सब चीज़ें यहाँ अब इसको हम एक अलग मानचित्र के अंदर और ज़्यादा स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे। ये आपको एकदम क्लियर चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी, जिससे हम कोशिश करेंगे कि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक भौगोलिक जो उच्चावच देखने को मिलता है, ये एकदम क्लियर आपको यहाँ एक एक चीज़ को हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। यहाँ जो दक्षिण से हम उत्तर की तरफ जाएं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर विशेषकर यूपीएससी में, आरपीएससी में या विभिन्न स्टेट पीसीएस में इस तरह के सवाल बड़े पूछे जाते हैं। ये जो एरिया है ये ग्रेटर हिमालय का एरिया है और आप ये मानते हैं कि जो ग्रेटर हिमालय जो है, जो उसकी जो औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। तो यहाँ उत्तरी पूर्व की जो बात करें तो अधिकांश जो ऊंची चोटियाँ हैं इस ग्रेटर हिमालय के अंदर ही, और ये नीचे वाला जो है उसको हम जो है लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये भी भारत के जो हिमालय की जो हमने 3 भागों में बांटा है कि उत्तर का हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल और लोअर हिमालय या आउटर हिमालय जिसको शिवालिक के नाम से जानते हैं, तो उससे संबंधित है। तो यहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि जब हम अरुणाचल प्रदेश और आसाम की बाउंड्री से उत्तर की तरफ जाएं तो ये डाफला पर्वत श्रेणी है, डाफला, फिर मिरी हिल्स है, फिर एबोर है और मिसमी है। आपसे सवाल ये पूछ सकता है 1, 2, 3 और 4, ये 1, 2, 3 और 4 कौन कौन सी हिल्स को शो करता है। इसको रिवर्स उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर कौन कौन सी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो हमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। तो मिसमी हो गई आपके, एबोर हो गई, फिर मिरी हो गई और डाफला हो गई। तो इस तरह से हमें नक्शे का अध्ययन करना चाहिए जिससे कि हम जो भौगोलिक जानकारी है उसको बड़े अच्छे से प्राप्त कर सकें। अब यहाँ अब दक्षिण की तरफ हम जाए तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो मेघालय है, मेघालय के अंदर गारो हिल्स है। गारो हिल्स की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो नोक्रेक पीक के नाम से जानी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेघालय के अंदर जो नोक्रेक जो पीक है वो कौन सी पहाड़ी में स्थित है, तो वो गारो हिल्स के अंदर है।
यहीं पे कैलाश जो है एक पीक है जो कि गारो की सेकंड टॉप मोस्ट पीक है। फिर ये गारो, खासी और जयंती का आपके जो चेरापूंजी जो स्थित है वो आपके खासी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है, जहाँ पर भारत की जो मानेसर के बाद सेकंड हाईएस्ट जो रेनफॉल है वो दर्ज की जाती है। इस वाले जो पहाड़ी एरिया है उसको हम पूर्वांचल कहते हैं, जो कि आपके त्रिपुरा से आसाम से जो मणिपुर और जो नागालैंड की जो सीमाएं हैं वहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ अगर दक्षिण की बात करें तो ये मीजो हिल्स के नाम से जानी जाती है, और ये मीजो हिल्स के अंदर जो है आपके ब्लू माउंटेन और चापाटोंग यहाँ की पीक है। कई बार ये यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है कि जो ब्लू माउंटेन है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मिजोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपके ब्लू माउंटेन के नाम से जानी जाती है, ये ब्लू माउंटेन। अब यहाँ हम वापस जाएं तो इसको नक्शे को हम फिर वापस देखें तो इसको हम ईस्टर्न हिल्स के नाम से जानते हैं, और ईस्टर्न हिल्स के बाद ये ईस्टर्न हिल्स है, मणिपुर हिल्स ईस्टर्न है, मणिपुर हिल, ये लेमटाओ रेंज है, ये बैराइल रेंज है, जिसका कि आपके नागालैंड, आसाम और मणिपुर तीनों राज्यों के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ आपके नागालैंड के अंदर नागा हिल्स है, और नागा हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सारामाटी है। आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो बिल्कुल पूर्वी जो भाग है उसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो सारामाटी है, और सारामाटी एक म्यांमार और जो भारत के बीच के अंदर एक प्राकृतिक सीमा का काम करता है। तो ये एक नेचुरल बैरियर के रूप के काम करती है। तो ये सारामाटी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारामाटी पीक कौन से स्टेट में है, तो ये नागालैंड के अंदर है। यहाँ पे पटकाई भूम है जो आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार की जो सीमा है वहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब यहाँ जब हम यहाँ बात करते हैं आसाम के ब्रह्मपुत्र के दक्षिण के अंदर, तो ये मिकिर हिल्स है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर है वो मिसमी है और मिरी है, जबकि ये मिकिर हिल्स है। तो यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपको ऑप्शन दोनों दे दिया जाए कि या तो मिरी दे दिया जाए और मिकिर दे दिया जाए, और पूछ लिया जाए 1 नंबर, दूसरी 2 नंबर हिल्स कौन सी है, तो आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ऊपर की जो अरुणाचल प्रदेश में है वो मिरी हिल्स है, और ब्रह्मपुत्र के दक्षिण के अंदर जो है वो मिकिर हिल्स है। मिकिर हिल्स के दक्षिण के अंदर रेगमा हिल्स हैं जो कि आसाम के अंदर स्थित है, और यहाँ मिकिर और रेंगमाल जो हिल्स है उसके पश्चिम के अंदर और ब्रह्मपुत्र के दक्षिण के अंदर नावकोम प्लेन स्थित है। और इसके उत्तर की तरफ हम जाएँ यहाँ से, तो यहाँ पे शिवसागर प्लेन है। शिवसागर प्लेन कृषि के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, साथ ही ये पूरा एरिया आपके यहाँ के खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से, कोयले के दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर ये सादिया बेसिन है और ये बाड़िया बेसिन है। सादिया बेसिन जहाँ इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है, वही बाड़िया बेसिन का विस्तार दोनों की सीमा के अंदर इसका विस्तार जो है बाड़िया बेसिन का वो आसाम के बिल्कुल जो उत्तरी भाग है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये यहाँ के मुख्य जो पर्वतीय हिल्स जो भाग थे, इसके साथ साथ यहाँ की महत्वपूर्ण जो चोटियाँ हैं उसको भी हमको बताना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपसे उसके बारे में नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटी है, जहाँ से आपके जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आपके अरुणाचल के अंदर प्रवेश करती है। अब इसी के पास में पूर्वी भाग के अंदर केलिंगोन जो है अरुणाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण चोटी है जो यहाँ पूर्व के अंदर पड़ती है। तो इस तरह से हम देखें, कांगटो एक महत्वपूर्ण जो है पश्चिम की तरफ एक पीक है यहाँ की। तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब कुछ दर्रों की हम बात करें, दर्रे जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने का काम भी करते हैं। तो यहाँ जो दर्रा है जो पास है वो बूमला दर्रा है, और ये त्वांग घाटी से, मैंने जैसे बताया कि ये जो एरिया है त्वांग एरिया कहलाता है, त्वांग एरिया से तिब्बत के लिए यहाँ से मार्ग जाता है।
ये इसके थोड़ा सा और हम पूर्व की तरफ जाएं तो तुंगला पास है यहाँ पे, और फिर तुंगा पास है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। तो इस तरह से लांबा पास है, और ऊपर की जाए और लूसा पास। तो इस तरह से कई बार आपको पता होना चाहिए, बूमला, तुंगला, तुंगा पास, लांबा पास, लूसा पास, और ये एक एंड्रा गैप जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। आपके बिल्कुल अगर पूर्व की तरफ जाएं तो ये सांगकांग पास जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि, और ये दीपू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे स्थित है, और यहाँ से म्यांमार के लिए जो है रास्ता भी जाता है। एक सीमा पे अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार की सीमा के ऊपर अरुणाचल के प्रदेश के सुदूर जो पूर्व के अंदर जो पास है वो दीफू पास के नाम से जाना जाता है। और यहाँ अगर हम इसके थोड़ा दक्षिण की तरफ जाएं तो यहाँ नागालैंड के थोड़ा उत्तर में, और यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही ये जो पास है पांगसाट दर्रा कहलाता है। तो ये जो दर्रे हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, कौन से स्टेट में है सीक्वेंस के हिसाब से, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो तुजू दर्रा है वो तुजू दर्रा मणिपुर के अंदर स्थित है, जो इम्फाल से तामू व म्यांमार राज्य को जोड़ने का काम करता है। तो तुजू दर्रा कौन से स्टेट में है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये मणिपुर स्टेट के अंदर है। तब यहाँ हमने थोड़ी भौगोलिक जानकारी ली, यहाँ की पर्वतीय जो चोटियाँ हैं, विभिन्न जो दर्रे हैं, पासेज हैं, और जो हिल्स हैं उनकी हमने जानकारी ली। अब यहाँ हम पुनः यहाँ का जो अपवा तंत्र है उसका थोड़ा हम अध्ययन करेंगे, जिससे कि अब ये जो है एक अपवा तंत्र का एक हमने डायग्राम आपके सामने पेश किया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तरी पूर्वी जो भाग है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है, या कहें कि यहाँ का जो उत्तरी पूर्वी भाग का जो पूरा जो आर्थिक व्यवस्था है जिसके आधार पर संचालित है, तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका जो उद्गम है वो तिब्बत में है, जो मानसरोवर झील के पूर्वी भाग से है, और तिब्बत से ये भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश, जो हमने कहा कि नामचा बरवा जो पर्वत है वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जहाँ ये तिब्बत के अंदर ये जो नदी है सांगबो नाम से जानी जाती है, वहीं जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसको हम दिहांग नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये नदी प्रवेश कर रही है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल से आसाम के अंदर ये प्रवेश करती है। फिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये दिबांग नदी है जो यहाँ से इसके अंदर प्रवेश कर रही है, और दिबांग और लोहित ये इसकी दूसरी मुख्य नदी है। बुरई दिहिंग जो नदी है वो भी इसके अंदर प्रवेश करती है। फिर जब ये नीचे की तरफ आसाम के अंदर प्रवेश कर जाती है तो पुनः तिब्बत से होते ही अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सबनसिरी जो नदी है ये इसके जो राइट हैंड साइड के अंदर आके मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। जब हम पुनः नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि यहाँ कामेंग रिवर है आपके, ये सबनसिरी मैंने आपको बताया, यहाँ पे मानस रिवर भी है, और सिक्किम से होती हुई एक तिस्ता जो नदी है वो आप इसके अंदर बांग्लादेश में जाकर इसके अंदर मिल जाती है, जो सिक्किम से वेस्ट बंगाल से होती हुई ये इसके अंदर यहाँ आके मिल जाती है। अब इस डायग्राम से कुछ नदियों को हमने यहाँ दिखाया है। तो जो मुख्य जो मेजर बेसिन्स है, ब्रह्मपुत्र बेसिन, मेघना बेसिन जो है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेघना नदी है वो इसके अंदर आसाम के अंदर उत्तर की तरफ जाती हुई बाईं साइड से जो इसके अंदर आकर मिलती है। चिंदविन जो नदी है, चिंदविन नदी जो आपके यहाँ अराकानियोमा जो श्रेणी है वहाँ से बहती हुई म्यांमार के अंदर जाकर इरावदी जो नदी है, जो यहाँ की म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है, उसकी सहायक नदी है। आपके मानस बेसिन है, मैंने बताया कि ऊपर से आके इसमें मिलती है इधर से, और फिर आपके कामेंग बेसिन है, सबनसिरी बताई, दिहांग, दिबांग, लोहित, बुरई दिहिंग बेसिन, और धनसिरी बेसिन है। धनसिरी बेसिन जो है वह नदी भी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके लेफ्ट साइड से आकर इसके अंदर मिलती है।
और कलांग बेसिन है। तो ये एक यहाँ का जो नदियों का एक वो है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इन नदियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो नदियाँ हैं, जैसे मैंने बताया कि ये मेघना नदी है जो ऊपर की तरफ जाती है, यहीं पे आपके कोपली नदी भी है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ इस मानचित्र से समझ में आ जाएगी। इसको एक अन्य मानचित्र में जो अफवाह तंत्र का हमने तैयार किया है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं सांगपो, ये सांगपो, देन दिहांग, दिहांग के बाद इसमें दिबांग, दिबांग के बाद लोहिती, फिर भुरदिंगी, आपके ये दिलांग, आपके सबनसिरी, बेरेल, आपके इधर से संकोस निदर, ये मानस, संकोस, दुबरी, आपके इधर से तिस्ता नदी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये आपके सबनसिरी, धनसिरी, यहाँ कोपली, कालपांग और जमुना, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो यहाँ को, और यहाँ पर ये जो कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं उसके बारे में भी यहाँ आपको। अब यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है कि ये मेघना नदी है जो अरुणाचल, जो मेघालय से दक्षिण की तरफ बहती हुई इसमें मिल जाती है, और इधर से आके इसमें जो ये आपके जो नदी है ब्रह्मपुत्र, और इधर से आके जो गंगा नदी है एक दूसरे से मिल जाती है। बराक जो नदी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बराक जो नदी है वो आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाकर आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जाकर मिल जाती है। यहाँ कुछ पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में एक कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के हाइडल पावर प्लांट्स हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। उससे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मोजुली द्वीप जो जीके के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है। ये मोजुली जो द्वीप है ये बेसिकली आसाम के अंदर पड़ता है, और ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, यहाँ एक तरह से बाउंड्री एरिया पे है, लेकिन इसका अधिकांश जो एरिया है वो आसाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये जो है भारत की जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो नदी के मध्य में स्थित कोई आइलैंड होता है उसको नदी द्वीप कहते हैं। और यह ब्रह्मपुत्र और लोहित जो नदियों का संगम है, ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों के संगम पर ये स्थित है। आसोम को के सांस्कृतिक राजधानी के रूप से भी, यानी आसाम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी इसको जाया जाता है। पिछले के दिनों में ये बड़ा चर्चा में रहा है कि यहाँ पर अत्यधिक वनोन्मूलन करने के कारण यहाँ जो भूमि है उसका कटाव हुआ, और उसके कारण यहाँ के जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो एक तरह से ये हमारे लिए मोजुली जो द्वीप है एक कल्चरल साइट है, एक हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपके जैव विविधता के दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट है, पारिस्थितिक तंत्र की बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये पिछले दिनों पारिस्थितिक तंत्र जो है, जैव विविधता है, वो मानवीय अत्यधिक गतिविधियों के कारण इसके संरक्षण की जो मांग है वो तेजी से बढ़ी है। और आप यहाँ जो कोपली परियोजना है, ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो कि आपके कोपली जो नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और जो लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिलती है, वहाँ इसकी स्थिति है। तिपाई मुख जो परियोजना है ये बराक नदी है उसके ऊपर स्थित है, और ये मणिपुर और मिजोरम की जो बाउंड्री है यहाँ पर मणिपुर और बेसिकली मणिपुर के अंदर स्थित है ये, और ये तिपाई मुख परियोजना जानी जाती है। अब यहीं पर एक जो नदी है बराक जो नदी है उसी से संबंधित एक नदी है जो मिजोरम के अंदर है, वो धलेश्वरी नदी के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ एक कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स हैं। मणिपुर के अंदर ये जो लोटक झील है ये भी पारिस्थितिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट भी है, जल विद्युत परियोजना भी है, और ये लोटक झील के अंदर एक तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है जिसको कि हम केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है, जिसको हम फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है उसके नाम से जाना जाता है। ये भी जैव विविधता के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो केबुल लामजाओ इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, और यह जो पूर्वी भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है उसमें बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि मणिपुर के अंदर स्थित है, लोटक झील के पास में है। तो केबुल लामजाओ जो है वो आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ मेघालय की कुछ परियोजनाएं हैं, उसके बारे में देख लें तो करदम कुलाई परियोजना है,
जो बराक के ऊपर है, तो ये एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। आपके यहाँ कुछ मेघालय के फेमस जो फॉल्स हैं उनके दर जो है फॉल्स जो है उसके अंदर बिशोफ वाटरफॉल, लांगसियांग, नोहकालिकाई, नोरसिंग तियांग वाटरफॉल यहाँ के फेमस हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना की हम बात करें तो अपर लोहित परियोजना, तवांग, दिबांग, रंगा, अपर लियांग और कामेंग जो परियोजनाएं हैं, बड़ी फेमस जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। आपको हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं उसके बारे में बड़ा अच्छे से हमने बताया है। आसाम की बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो कुल्सी परियोजना, कोपली परियोजना जो हमने पहले भी बता दी आपको, तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं यहाँ की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब इसके बाद हम जो हैं आपको इसके जो विभिन्न जो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो उत्तरी पूर्वी भारत की, उसके दृष्टिकोण से उत्तरी पूर्वी भारत जो है भारत के अंदर जैव विविधता के दृष्टिकोण से कह लीजिए, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से कह लीजिए, वन्य जीव अभ्यारण्यों के दृष्टिकोण से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर यहाँ से हमेशा आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ एक एक चीज़ का वर्णन करने की कोशिश करेंगे, स्टेट वाइज हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो एक एक का हम वर्णन करते हुए चलेंगे। तो ये पाकुई है, ये पाकुई जो एक टाइगर रिजर्व है, और एक यहाँ सोनाई रूपाई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पाकई एक टाइगर रिजर्व है। और यहाँ अब जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे माओलिंग परियोजना है जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक नेशनल पार्क है। फिर और पूर्व के अंदर जाएं हम तो देबांग जो क्षेत्र है वो एक फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है। यहीं पे आपके नामदफा जो सुदूर पूर्व के अंदर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक नेशनल पार्क भी है। इसको ये कहते हैं कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर जो एक बाघ संरक्षण के लिए एक टाइगर रिजर्व के रूप में नामदफा एक विशेष इम्पोर्टेंस अपनी रखता है। इसके बाद हम आसाम की हम बात करें तो आप आसाम के अंदर यहाँ पर मानस, और मानस की भी क्या क्या मानस के अंदर हम देख सकते हैं। तो जो मानस एक टाइगर रिजर्व भी है, एक एलिफेंट रिजर्व भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। ये एक सींग वाले गैंडे और पिग्मी डॉग जो जीव हैं उनके संरक्षण के लिए एक विशेष पहचान रखता है। और जो मानस है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इसको जोड़ा गया है, जुड़ा हुआ है। और यहीं आसाम के अंदर राजीव गांधी ओरांग एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। उसके बाद थोड़ा पूर्व में जाएं तो दीपार झील है। दीपार झील को हम वेटलैंड के अंदर शामिल करते हैं। जैसे हमने कहा कि रामसर समझौता जो ईरान में हुआ था 1971 के अंदर, तो जो आर्द्र भूमि की या वेटलैंड की बात करते हैं तो वेटलैंड एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर स्थलीय जो शुष्क भाग और समुद्री जो भाग है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक लवणीय भाग होता है। और वो एरिया जो कि समुद्र से जो लहरें उठती हैं उनके लगभग 6 मीटर तक उससे संबंधित होता है। ये क्योंकि इसका वेटलैंड का इम्पोर्टेंस इसलिए होता है कि ये बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए शरणगाह है, इसलिए ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने के लिए इनको संरक्षण प्रदान करने की एक बात की गई है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ रामसर समझौता, उसके अंदर इन आर्द्र क्षेत्रों के संरक्षण के ऊपर जोर दिया गया था, जो रामसर ईरान के अंदर है। तो आपके जो दीपार झील आसाम के अंदर है वह भी एक वेटलैंड के अंदर वेटलैंड से संबंधित है। अब हम पूर्व या पूर्वोत्तर भाग में आसाम के भी जाएं तो वहाँ हमें जो है डिब्रू साइखोवा जो है वो एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, एक नेशनल पार्क भी है, डिब्रू साइखोवा। अब करबी जो है ये तो उसमें चला जाएगा नागालैंड में। उससे पहले हम आसाम की बात करें तो उसमें आपके जोरहाट जो है, आसाम का जो जोरहाट है, ये आपके एक वर्षावन जो
रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर या भारत के अंदर वर्षा वन अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो जोरहाट जो है वहाँ पर ये एक वर्षा वन अनुसंधान क्षेत्र की स्थापना की गई है। अब आसाम के अंदर ही जैसे कि हम यहाँ देख सक रहे हैं धनसिरी लांगडिंग एक हाथी परियोजना है जो कि आसाम के अंदर स्थित है। काजीरंगा एक बड़ा फेमस नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और एक सींग वाले गैंडे के लिए जो फेमस है, विश्व में सर्वाधिक जो टाइगर डेंसिटी होती है एक एरिया के अंदर सर्वाधिक पाए जाने के हिसाब से, तो सर्वाधिक जो टाइगर की जो डेंसिटी है वो एक काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके अंदर स्थित है। और यहीं पर काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व भी है। तो ये जो कार्बी रीजन है यहाँ एक अंतर्राज्यीय विस्तार इसका हमको देखने को मिलता है, क्योंकि कार्बी जो नेशनल पार्क है नागालैंड में पड़ता है, लेकिन काजीरंगा कार्बी अलांग जो एक टाइगर रिजर्व है वो यहाँ हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय के अंदर नोकरेक जो से मगा की है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है, जैव आरक्षित क्षेत्र भी है और नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पर बालफक्म एक नेशनल पार्क और भी स्थित है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के अंदर रुद्रसागर झील है जो कि एक वेटलैंड के रूप से भी जानी जाती है। और यहाँ के अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो त्रिपुरा का जो फेमस नेशनल पार्क है क्लाउडेड लेपर्ड, ये एक नेशनल पार्क है। बिसोन ये एक नेशनल पार्क है। तो ये जो गुमरी जो है त्रिपुरा का एक वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ी फेमस है। अब हम बात करते हैं दम्पा जो कि मिजोरम के अंदर है और एक फेमस टाइगर रिजर्व है दम्पा। तो आपको पता होना चाहिए कि दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम के अंदर स्थित है। नेशनल पार्क की हम बात करें तो यहाँ मुरलेन नेशनल पार्क है, ये आपको दिखाया गया है मुरलेन नेशनल पार्क जो मिजोरम के अंदर है। उसके अलावा फैउगुली ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। अब हम बात करें मणिपुर की बात करें, मणिपुर के अंदर जैसे हमने लोटक के बारे में काफ़ी बात कर ली, लोटक झील है, वहाँ पे केबुल लामजाओ एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो लोटक झील एक आर्द्रभूमि भी है, नेशनल पार्क भी है। केबुल लामजाओ एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो विशिष्ट प्रकार की वनस्पति के लिए जाना जाता है। ये जो है एक संगाम जो हिरण है उनके संरक्षण के लिए भी इसको विशेष दर्जा दिया गया है। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि भरतपुर राजस्थान में है, उसके बाद जो लोटक झील है उसको यूनेस्को के मोट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि भारत की केवल 2 साइट ऐसी हैं जिनको यूनेस्को के मोट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है। एक तो केवलादेव और दूसरा है आपका जो लोटक झील जो मणिपुर में स्थित है उसको। इस तरह से हम यहाँ इनके बारे में हमने काफ़ी जानकारी ली। जो यहाँ के राष्ट्रीय पार्क है, एक दिन हम अलग क्लास के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो स्क्रीनशॉट अगर आप ले लें तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, जिससे बाद में भी चीज़ों को आप लर्न कर सकें। अब आपसे हमने रिक्वेस्ट भी की आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि इसमें सुधार की जा सकती है उसके लिए हमें कमेंट भी करें, जिससे कि हम हमारी इस जो अध्ययन की सामग्री है उसमें भी सुधार कर सकें। आपके जो विशेष जो सुझाव होंगे उसको भी हम शामिल करेंगे। अब यहाँ हम कुछ औद्योगिक गतिविधियों के बारे में हम जानना चाहेंगे, जो कि जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो जाना जाता है। तो यहाँ जहाँ जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है वो आपके जो मेघालय के महासिनराम के अंदर की गई है। अब ये महासिनराम के अंदर आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी बारिश क्यों होती है, तो यहाँ खासी, जयंतिका, इधर से बैराइल रेंज, इस तरह का एक सिचुएशन एक कीप का जैसा बन जाता है। तो जो ये हवाएं जो आती हैं वहाँ के लिए चारों तरफ से अवरोध का काम कर देता है, जिससे यहाँ पर्वतों से टकराकर यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। तो महासिनराम के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा एवरेज रेनफॉल, और उससे पहले जो चेरापूंजी का स्थान हुआ करता था वो भी इसके निकट ही स्थित है।
अब इसके बाद हम शिलोंग की बात करें मेघालय के अंदर, तो जो शिलोंग जो है वो विभिन्न जो खनिज हैं उनकी से के लिए जाना जाता है, जैसे ब्रास है, कॉपर है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड जो डोमेस्टिक जो सामान होते हैं उसमें उनका उत्पादन और निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शिलोंग में की जाती है। फिर हम बात करें ये बदरपुर जो है वो एक गैस फील्ड है जो कि आसाम और एक तरह से त्रिपुरा मिज़ोरम की बाउंड्री की उपस्थित है यहाँ पर। और ये जो त्रिपुरा के अंदर ये वाला जो एरिया है ये भी जो गैस फील्ड के रूप में जाना जाता है। सिलचर जो यहाँ आसाम का नीचे की तरफ पड़ता है यहाँ, तो ये जो सिलचर है ये जो कि सुरमा वैली में, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सिलचर है तो वहीं पे सुरमा वैली है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहीं पर सुरमा वैली भी है। तो सिलचर जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, आपके टी के लिए, चाय उत्पादन के लिए बड़ा फेमस एक जगह है। और साथ ही मेघालय में हमने जब अभी बात की तो ये सीजू जगह है मेघालय के अंदर। ये सीजू आपके एक कल्चरल साइट है मेघालय की बहुत फेमस। ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सीजू, ये सीजू है, इसका थोड़ा सा हमने वर्णन यहाँ पे कर दिया है। तो ये फेमस फॉर सीजू केव्स, यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो गुफाएं बन जाती है उनके लिए फेमस है। यहाँ पर जो सीमेंट प्लांट है उसके लिए भी ये जाना जाता है। सिलचर की हमने बात कर दी। अब दीमापुर है, वो भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर की जो सीमा है उसके ऊपर स्थित है। अब आती है, हम बात करें तो इम्फाल जो है, जो नागालैंड की कैपिटल भी है, तो वह वो जो इम्फाल है वो सिल्क और अदर फैब्रिक के लिए, जूट के लिए, कॉटन के लिए, लेदर जो गुड्स होती है उनके लिए जो है ये दुनिया के अंदर या भारत के अंदर इसके विशेष पहचान रखता है। और यहाँ जो एक जनजाति मिलती है वो जो नागालैंड की एक फेमस जनजाति है, ट्राइब है, अंगामी ट्राइब्स यहाँ पर अधिक बहुलता से मिलती है। जोरहाट की हमने बात की, अब हम आसाम के ऊपर आ जाते हैं। तो जोरहाट जो है एक कल्चरल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है आसाम की। और ये वाला जो एरिया है आसाम का सुदूर पूर्वी उत्तरी जो भाग है, ये खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले भारत के अंदर जो तेल की खोज हुई थी डिगबोई के अंदर, वो आसाम के इसी एरिया के अंदर स्थित है। डिगबोई के पीछे भी एक कहानी यह है कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक हाथी को देखा, उसके ऊपर उसकी स्किन बहुत ऑयली हो रखी थी। तो जब उन्होंने पता किया कि ये कहीं बैठ के आया, तो वहाँ इन्होंने स्थानीय लड़कों से कहा कि भाई खोदो डिग बॉय, खोदो डिग बॉय। तो उस प्रोनाउंसिएशन से ही इस ऑयल फील्ड का नाम जो है वो डिग बॉय पड़ गया। अब यहाँ हम देखें नामचिक नामरूप भी आपके यहीं पड़ता है, इसी एरिया के अंदर है। जो कोयल फील्ड के रूप में जाना जाता है माकूम जो है वो भी यहीं है, वो कोयल फील्ड के है। तिनकुसिया है, ये भी आपके कोयल फील्ड और ऑयल के लिए जाना जाता है। अब इसी एरिया के अंदर जो है आपके जो डिगबोई है उसमें पेट्रोलियम, जूट, ऑयल रिफाइनरीज ये सब हैं। नाहरकटिया इसका थोड़ा दक्षिण में है, वो भी एक ऑयल फील्ड है। आपके शिव सागर यहाँ थोड़ा दक्षिण में है यहीं से, तो वो भी एक ऑयल फील्ड के रूप में जाना जाता है। मोरान, जजी एक ऑयल फील्ड है, जबकि मोरान एक ऑयल फील्ड है। अब ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश में जाएं तो यहाँ हम अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश का उत्तर में, सुदूर उत्तर में जो है ये एक रोइंग और अलोंग, रोइंग जो एरिया है वो लेदर और लेदर गुड्स के लिए जाना जाता है। जबकि आपके इसी आसाम का ही जो है गोलाघाट है वो ऑयल रिफाइनरी है। रुद्रसागर और लखीमपुर जो कि आसाम के अंदर ही पड़ते हैं, ये दोनों ही ऑयल फील्ड के रूप में जाने जाते हैं। जो गुवाहाटी है वहाँ पर एक आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी यहीं पे है। गुवाहाटी से पहले जो दिसपुर है, वहाँ दिसपुर से भी थोड़ा पूर्व के अंदर ऑयल रिफाइनरी है, नूना माटी के अंदर है। और गुवाहाटी से पश्चिम की तरफ बोगाईगांव एक थर्मल पावर प्लांट भी है, ऑयल रिफाइनरी भी है। तो इस तरह से हम यहाँ का जो विभिन्न जो औद्योगिक जो गतिविधियाँ विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो उत्तरी पूर्वी राज्य के अंदर स्थित है
उसके बारे में हमने एक सामान्य जानकारी ली। तो ये आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी और आपके आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये जानकारियाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। कुछ अब यहाँ हम फैक्ट्स की बात करते हैं जो विभिन्न राज्यों के दृष्टिकोण से हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर हमने उसका वर्णन किया है। मेघालय की बात करें तो मेघालय का मतलब ही होता है अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स का घर हो, बादलों का जो घर हो उसके नाम से जाना जाता है मेघालय, मेघ का आलय, मेघ का जो घर हो। तो ये इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कहे कि भारत का स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है तो आपके लिए ये जो फैक्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो जगह हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। मेघालय के लिए एलिफेंट जो जलप्रपात है वो मेघालय में देखने को मिलता है। वार्ड लेक, लेडी हैदरी पार्क भी है, वो मेघालय में है। मिजोरम की हम बात करें तो तामदिल प्राकृतिक झील जो है वो मिजोरम में है। वानतांग जलप्रपात वो मिजोरम के अंदर है। जोबोक के निकट एक अल्पाइन पिकनिक हट है, जो फेमस पिकनिक हट है वो मिजोरम के अंदर है। मणिपुर की बात करें कांगला, मोइरंग स्मारक जहां आज़ाद हिंद फौज के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो इन्होंने गतिविधियां संचालित की उसका एक केंद्र रहा, एक मोइरंग स्मारक के रूप से जाना जाता है। ड्यूको घाटी और खोजोम युद्ध स्मारक के रूप में भी मणिपुर की एक विशिष्ट पहचान है। नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल उत्सव जो यहाँ के ट्राइब्स सभी लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है। तो हॉर्नबिल अगर फेस्टिवल की आपसे बात की जाती है तो आपके दिमाग में नागालैंड को तुरंत आ जाना चाहिए। त्रिपुरा की हम बात करें कमल सागर, दम्बूर सील झील, जम्बुई हिल्स, ये सब यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट, परशुराम कुंड, ये बड़े फेमस स्थान हैं यहाँ के। पासीघाट, परशुराम कुंड, दिरांग, त्वांग के बारे में हमने बात कर ली और नामदफा जो है उसकी हमने बात कर ली। आसाम के अंदर शिवसागर, भालुकपोंग, हाफलोंग, चंदूबी झील, हाजो एक ट्रायंगल वो के रूप में बौद्ध हिंदू इस्लाम धर्म का एक मिल स्थल है। बताद्रव एक वैष्णव जो संत थे, शंकर देव की जन्मभूमि है। स्वाकलकुची उसके लिए भी फेमस है। कुछ यहाँ के जनसंख्या, कुछ यहाँ के जनघनत्व, उसके तथ्यों की हम बात करें तो न केवल ये हम उत्तरी पूर्वी बात की, ये भारत के अंदर भी विशेष पहचान रखते हैं। आपसे कभी ऑब्जेक्टिव सवालों के अंदर पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू एरिया जो उत्तर पूर्व के जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, सीक्वेंस आपसे पूछ सकती है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है और त्रिपुरा सबसे छोटा है। और अगर हम इसको क्रमिक रूप से अवरोही क्रम में देखें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा, आसाम दूसरा, मेघालय तीसरा, मणिपुर चौथा, मिजोरम पांचवा, नागालैंड छठा और त्रिपुरा। लिटरेसी की बात करें तो मिजोरम के अंदर जो लिटरेसी केरल के बाद वैसे भी सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला जो स्टेट है उसके अंदर शामिल किया जाता है। तो मिजोरम में 91.3% लिटरेसी है। आसाम के अंदर अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लिटरेसी है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा त्रिपुरा, फिर नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपके लिए। पॉपुलेशन की बात करें तो आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा जो एरिया कवर करता है तो पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक हिली एरिया है। प्राकृतिक उच्चावच के दृष्टिकोण से एक विविधता वाला एरिया है जो जनसंख्या के रहने के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उत्तरी पूर्व में आसाम की सबसे ज़्यादा है और मिजोरम की जो सबसे कम है, और नीचे से अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेकंड लोवेस्ट पॉपुलेशन है। आसाम, देन त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अर्बनाइजेशन की बात करें, नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण में जो सबसे ज़्यादा नगरीकरण वो मिजोरम का हुआ है और फिर मणिपुर का, और सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या जो उत्तर पूर्वी जो राज्यों की बात करें तो वो आसाम की है। तो ये स्लाइड भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब दूसरी स्लाइड की हम बात करें तो इस स्लाइड के अंदर 5 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की हमने बात की है। तो जब पूरे भारत के संदर्भ में है, ये केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात नहीं कर रहे हम, पूरे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, देन मिजोरम, देन सिक्किम, फिर मणिपुर और नागालैंड। तो ये बड़ा है। लिंगानुपात की बात करें तो ये लिंगानुपात की बात हमने उत्तरी पूर्वी राज्य के संदर्भ में की है। तो मणिपुर के अंदर लिंगानुपात 1992 है और सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पर मेघालय के अंदर है। जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है उत्तर पूर्वी के राज्यों में आसाम की सबसे अधिक है, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय।
और दशकीय वृद्धि जो 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि और सबसे कम दशकीय वृद्धि दोनों ही उत्तरी पूर्वी जो राज्य है वहाँ पर है। तो ये आपके लिए जीके के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि है वो नागालैंड में जो माइनस में है 0.6%, और अधिकतम जो दशकीय वृद्धि है वो मेघालय में 27.9% है। अब यहाँ कुछ ST SC के उसके भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। जो मिजोरम के अंदर सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर SC की पॉपुलेशन कम भी होगी। लेकिन जैसे दो स्टेट ऐसे हैं, नागालैंड और मेघालय और आंध्र प्रदेश, जहाँ पर SC पॉपुलेशन नगण्य है, और यहाँ सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन मिजोरम और नागालैंड के अंदर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब एक स्लाइड और देख लें हम, तो ये कब कब कौन कौन से राज्य का गठन हुआ, ये भी कई बार सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। आसाम का जो निर्माण उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे पहले हुआ 1947 15 अगस्त, और मतलब कि भारत के तुरंत आज़ाद होने के साथ ही आसाम का एक स्टेट के रूप में फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद नागालैंड 1963, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर तीनों राज्यों का निर्माण एक साथ 21 जनवरी 1972 में हुआ, और सबसे बाद में 1987 20 फरवरी के अंदर मिजोरम और आंध्र प्रदेश राज्यों का। अब कुल वन क्षेत्रफल के वन को दृष्टिकोण से भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों का एक विशेष स्थान है। तो उनके राज्य के कुल क्षेत्रफल पर के हिसाब से वनों का प्रतिशत हम देखें तो मिजोरम में 88.93%, अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा यानी आसाम के अंदर सबसे कम है। लेकिन फिर भी एक प्राकृतिक दृष्टिकोण से किसी भी क्षेत्र के अंदर 33% एरिया पे वन होना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से उत्तर पूर्व के सभी राज्य इस जो एक प्रावीण्य दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से उस आदर्श स्थिति को पूरा करते हैं। अब यहाँ कुछ भाषाएं जो अलग अलग, उसमें जैसे अरुणाचल प्रदेश में मोनापा, कुछ स्थानीय भाषाएं मीजी, अंका, आसाम के अंदर असमी बड़ी भाषा है, बंगाली और हिंदी बोली जाती है, नागालैंड के अंदर अंगामी और अंगामी एक यहाँ पे आवो और चांग, और त्रिपुरा के अंदर बंगाली, कोकबोराक और मणिपुरी। कुछ में फेमस यहाँ के ट्राइब्स भी हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपातानी, दाफला, मिसमी, सिहंगपो, कुछ जनजातियों के नाम यहाँ पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के हिसाब से भी, जैसे दाफला हमने पढ़ा, मिसमी पढ़ा, एबोर भी हमने यहाँ देखा है। तो और आसाम के अंदर आपके बोरो, कचारी, चकमा, मिकमी, चकमा शरणार्थी जिसको आप जानते हैं, मेघालय में गारो, खासी और हमार, नागालैंड के अंदर नागा और सिंतेंग, मणिपुर में कुकी, लोपचा और मुद, और मिजोरम के अंदर मिजो और लाखेर, त्रिपुरा के अंदर भूटिया, चकमा, गारो और जो कुकी जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर काफ़ी फेमस है। तो ये हमारे लिए यहाँ उत्तर पूर्व मेरे दृष्टिकोण से आपको काफ़ी कुछ जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनके बारे में मिली होगी। कुछ इस तरह के फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। त्रिपुरा सरकार ने कुछ करंट अफेयर्स की हम बात करें तो त्रिपुरा सरकार ने 25 जून को इसी 2020 के अंदर एक तू खेलो एक तू पढ़ लो, यानी प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल एक योजना शुरू की, जो कि यहाँ पर गेम्स को जो पढ़ाई के साथ साथ उसको प्रमोट करने की बात इस योजना के लिए के द्वारा त्रिपुरा में की गई है। तो इस तरह की सामान्य जानकारियाँ आप जब न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप अगर इसी एरिया के अंदर जो सिक्किम जो भी यहाँ के सबसे नज़दीक एक स्टेट पड़ता है, वहाँ का जो नाकुला जो पास है जो ठीक सिक्किम के उत्तर में है, वो भी अभी पिछले कुछ दिनों में भारत और चाइना के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर करवाट आई थी उसके लिए फेमस है। अभी ही कुछ माह पूर्व यानी एक डेढ़ महीने एक या 2 माह पूर्व की यहाँ जो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है सुबनसिरी नदी पर दापो रिजो पुल का निर्माण किया गया है, उसका उद्घाटन कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ जो अत्यधिक वर्षा के टाइम जो बाढ़ की समस्याएं होती है तो यहाँ जो मार्ग के अंदर अवरोध पैदा हो जाते हैं, आवाजाही रुक जाती है, उसको रोकने के लिए, साथ ही भारत के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तक सैनिकों को पहुँचाने के लिए रसद सामग्री के दृष्टिकोण से भी दापो रिजो पुल का निर्माण बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, जो कि बॉर्डर
जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए आज जो उत्तरी पूर्वी राज्य के संदर्भ में जो मैंने जानकारी दी वो अच्छी रही होगी। कोशिश करेंगे इसमें और हम सुधार करते रहें, और आप इसको एटलस के साथ अगर आप देखें तो ये जानकारियाँ आपके मस्तिष्क में अच्छे से अमिट छाप के रूप में याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी। तो आप कोशिश कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी।